शेप तो मेरे पास बड़ी वो शेप कर शेप तो हमारे मतलब मैडम ने कहा मेरे आपका अच्छा देखें, आज हमने कोलॉइड्स पढ़ना है। और वैसे तो कोलॉइड्स आप लोग पढ़ के आ चुके हैं 9th के अंदर, जहाँ पे आपने सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा होगा। तो कोलॉइड्स क्या होते हैं? आप लोगों ने 3 चीज़ें एक साथ पढ़ी हुई है, सॉल्यूशंस और कोलॉइड्स और सस्पेंशन, ठीक है। और ये जो है बेसिकली अपने पार्टिकल साइज में डिपेंड कर रहे होते हैं। सबसे छोटा पार्टिकल साइज होता है सॉल्यूशन का, सबसे बड़ा पार्टिकल साइज जो है ना होता है सस्पेंशन का, और मॉडरेट पार्टिकल साइज होता है, वालेकुम सलाम, मॉडरेट पार्टिकल साइज जो होता है वो होता है
कोलॉइड्स का, ठीक है। और कोलॉइड्स जो है वो बेसिकली कोलॉइड इज डिस्पर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस थ्रूआउट अनदर सब्सटेंस और सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें जिस तरह हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर जो है दो चीज़ें बड़ी मशहूर हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे दो चीज़ें जो मशहूर हैं वो क्या हैं, डिस्पर्स्ड फेज, कंटिन्यूस फेज। डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट का काम कर रहा होता है और कंटिन्यूस फेज सॉल्वेंट का काम कर रहा होता है, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज यानी जो चीज़ बिखरी हुई है वो सॉल्यूट है, और कंटिन्यूस फेज जो चीज़ बहुत ज़्यादा है वो सॉल्वेंट का काम कर रही है। उसके बाद जो अहम पॉइंट है वो क्या है कि a colloid differs from a true solution in that the dispersed particles are larger than the normal molecule। यानी यहाँ सॉल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर या डिस्पर्स्ड फेज के जो साइज है ना उनके ऊपर ये कोलॉइड डिफर करता है कि यहाँ कोलॉइड्स के अंदर जो पार्टिकल साइज है 1 से लेकर 10 की पावर 3 पिकोमीटर या 2 × 10 टू द पावर 5 पिकोमीटर की रेंज का होता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखें ये इन्होंने बताया कि जो सॉल्यूट है वो जो कोलॉइड है वो क्या कर रहा था, लाइट को डिस्पर्स कर रहा होता है। अब यहाँ उन्होंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दे दी हमारे पास, जिस तरह हमने वहाँ पढ़ी थी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बेस के ऊपर हमने कई सारी सॉल्यूशन की टाइप्स पढ़ी थी। सो देयर आर लॉट मेनी टाइप्स ऑफ दी कोलॉइड्स आल्सो, ठीक है। तो कंटिन्यूस फेज ये क्या है, दिस इज सॉल्वेंट। डिस्पर्स फेज व्हाट इज दिस, दिस इज सॉल्यूट, ठीक है। और तो इस तरह एयरोफोम है, एयरोसोल, फोम्स हैं, इमल्शंस, फोम और जेल वगैरह, ये जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं। फॉग, मिस्ट, स्मोक, विप्ड क्रीम, ये भी एक वो क्या है, कोलॉइड है। मायोनीज है, और इसके अलावा प्लास्टिक फोम्स हैं, जेली है, ये सारे के सारे क्या है, कोलॉइड्स की फॉर्म, कोलॉइड्स कहलाते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, एक होते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। तो व्हेन अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड इन अ सॉल्वेंट द पॉलीमर मॉलिक्यूल डिसॉल्व टू प्रोड्यूस कोलॉइडल सॉल्यूशन, सच कोलॉइड इज कॉल्ड लायोफिलिक सॉल्यूशन। लायोफिलिक मींस सॉल्वेंट लविंग, ठीक है। तो ये ऐसे कोलॉइड्स होते हैं कि जिनके अंदर जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट लविंग है, लायोफिलिक, ठीक है। उनके अंदर अच्छी खासी एफिनिटी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ लायोफोबिक कोलॉइड्स भी होते हैं। उसके अभी क्या होते हैं, सॉल्वेंट फोबिया से निकला है ना, तो सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं लायोफोबिक। जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा जिसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, इट इज नॉट लाइक्ड बाय और इट इज रिपेल्ड बाय द सॉल्वेंट। तो ये लायोफोबिक सॉल्वेंट्स लायोफोबिक कोलॉइड्स कहलाते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स को वन बाय वन देखते हैं। कोलॉइड्स आर क्लाउडी और ओपेक बट सम आर ट्रांसपेरेंट। ज्यादातर तो क्या होते हैं, क्लाउडी या ओपेक हो रहे होते हैं। जैसे आप मिल्क को ले लें, एक मिल्क क्या है बेसिकली, मिल्क को ले लें, कर्ड को ले लें, दही, तो वो कोलॉइड होता है, तो वो ओपेक ही होता है। लेकिन कुछ कोलॉइड जो है ना वो स्टेबल भी हो सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं। कोलॉइड्स स्कैटर द लाइट, कोलॉइड्स जो है ना लाइट को स्कैटर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लाइट की बीम जो है ना वो ब्रॉडन हो रही होती है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा था कि जो लाइट की बीम है, आप देखें ना यहाँ पे, ये लाइट की बीम ब्रॉड हो रही है, ये लाइट की बीम ब्रॉड हो रही है। तो लाइट की बीम का ब्रॉड होना ये शो कर रहा होता है कि लाइट बिखर रही है। और बिखरती लाइट कब है कि जब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो उनसे लाइट बिखरना शुरू हो जाती है, ठीक है। और तो लाइट की बीम ब्रॉड होना शुरू हो जाती है, तो ये स्कैटर करते हैं लाइट को। कोलॉइड पार्टिकल्स एक्सिबिट ब्राउनियन मोशन। तो चूंकि ये सॉलिड तो है नहीं, तो इनके अंदर मोशन मूवमेंट तो होती है। तो ये मूवमेंट कौन सी है, ब्राउनियन मोशन वाली होती है। कोलॉइड पार्टिकल्स डज नॉट कोagulate टू लार्ज पार्टिकल एंड सेटल डाउन। कोagulate का मतलब होता है कि पार्टिकल साइज का बड़ा होना और बड़ा होते होते बॉटम में सेटल हो जाना। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट यानी डिस्पर्स्ड फेज है वो एक्यूमुलेट नहीं होता, एक दूसरे के साथ मिलकर बॉटम में सेटल डाउन नहीं होता, जैसे सस्पेंशन में होता है। सस्पेंशन तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन कोलॉइड बाय द पैसेज ऑफ टाइम सेटल डाउन नहीं होता, ठीक है। इवन कुछ ऐसे भी कोलॉइड्स हैं कि जो सालों से रखे हुए हैं,
और म्यूजियम वगैरह के अंदर वो सेटल डाउन हुए। टेम्परेचर चेंजेस अफेक्ट द कोलॉइड्स, कोलॉइड पार्टिकल्स जो है वो पास फ्रॉम द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट फ्रॉम द अल्ट्रा फिल्टर पेपर। जो कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को पास कर जाएंगे, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो और भी ज़्यादा फाइन होता है उसको पास नहीं कर पाते। इसके अलावा सस्पेंशन आप जानते हैं, सस्पेंशन के ऊपर हमें बात मज़ीद नहीं करनी है, तो इसको फिर आप देख लीजिएगा। इसमें चैप्टर हमारे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। इसको ज़रा सी इसकी वो निकालते हैं, MCQs वगैरह देखते हैं, MCQs वगैरह आप लोगों से पूछते हैं भी। आज आप लोग मेरे ख्याल से लेट क्लास होने की वजह से आप लोग की तादाद बहुत कम है। मुन्नी, ये जो पार्टिसिपेंट्स है ना, इनका स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे फिर मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, अब जो है देखें, हम ज़रा चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो हम लोगों ने कर भी लिए हैं, और कुछ MCQs जो न्यूमेरिकल टाइप थे वो भी हम लोगों ने देख लिए हैं। अब देखें ये न्यूमेरिकल, तो हमने MCQs देखते हैं इसके। 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 180 ग्राम वाटर, द रिलेटिव लोवरिंग हम लोगों ने किया था। ये भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए थे। और विच ऑफ द फॉलोइंग वेट बाय वेट सोल्यूशन हैज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑल सॉल्यूशंस कंटेनिंग 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स will have the same boiling point, the same vapor pressure, the same freezing point, all of them ABC। मुनीम, क्या लगता है आपको इसका जवाब? आप ना माइक ऑन कर सकते हैं कि तमाम सॉल्यूशंस इनके अंदर 1 ग्राम सॉल्यूट हो, उन सब में क्या क्या चीज़ें सेम होंगी? अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये बेसिकली वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये बेसिकली सारी की सारी क्या होती हैं? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब सेम रहती है? जब तक नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल और नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल सेम हो। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका मतलब बिकॉज सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? सेम हो गए, तब इनका बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट सारे के सारे सेम आ जाए। अच्छा, उसके बाद 5 और 6 वगैरह ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनको ज़रा आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर आप लोगों को नहीं, आप खुद को सॉल्व कीजिएगा। प्योर वाटर की अगर मोलैरिटी लेनी है तो उसकी बेसिकली वाटर की मोलैरिटी आती है वाटर की डेंसिटी से। तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है? तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 किलोग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। 1 किलोग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर से मतलब ये है कि 1 DM क्यूब यानी 1 लीटर वाटर होगा तो उसका वजन 1 kg होगा। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे? यहाँ से हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, हमारे पास आ जाएगा 1 DM क्यूब। मोलैरिटी के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए होता है, और हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे? बेसिकली नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ही होंगे, वाटर ही की तो बात कर रहे हैं, और तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हो जाएंगे। तो जब हमारे पास 1 kg है, डेंसिटी 1 kg पर DM क्यूब होती है, तो हमारे पास 1 kg वाटर है, इसका मतलब है कि 1000 ग्राम वाटर है, इसको 18 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 55.5। तो 55.5 मोल होते हैं 1 kg में। तो 55.5 डिवाइड बाय 1 आंसर आ जाएगा 55.5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा C। लेकिन इसको खुद कैलकुलेट करके देखिएगा। उसके बाद नंबर 6, ये भी एक न्यूमेरिकल है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ द हीट ऑफ सोल्यूशन इज नेगेटिव। ठीक है, ये हमने सॉल्युबिलिटी कर्व जहाँ पढ़े थे वहाँ हमने देखा था कि जहाँ पॉजिटिव हीट ऑफ सोल्यूशन होती है, जहाँ एंडोथर्मिक सोल्यूशन होता है, तो हीट करते रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ता रहता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहती है। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या क्या होता है कि एक्सोथर्मिक सोल्यूशन हो,
एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होती है, आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं, सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी जब हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है। लेकिन एक और भी केस होता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। मैं देखूं किसको याद है, बता सकता है कोई? वो कौन सा केस है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी? यस, एनीबडी हु कैन आंसर। आप लोग इस वक्त अपने माइक ऑन कर सकते हैं। यस। सर जब हीट पॉजिटिव हो। नहीं, मैं ही कह रहा हूँ कि वो कौन सा केस होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। एक तो ये कि हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव हो, दूसरा क्या है? गैसेस के बारे में बताया था कि जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है उनकी गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। चलें, बहरहाल अब इसके बाद देखें, तो ये तो कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। इसके बाद इनको ज़रूर आप देखिएगा, अच्छे खासे न्यूमेरिकल हमने आप लोगों को कराए इस बार ना। सी वाटर 6 ppm, what is which of the following is not true for a colloid? Colloid is heterogeneous, it can scatter light, it can pass through ultrafilter paper। हाँ, तो अल्ट्राफिल्टर पेपर से पास ये नहीं होते हैं, तो सी इसका आंसर है। डिटरमिन द मोलैलिटी, अच्छा ये तो वो आ गया। ठीक है बेटा, तो हमने इसको ये चैप्टर जो है 10 हमने देख लिया है। और चैप्टर 10 के अंदर अब हमने चैप्टर नंबर 9 के भी कुछ टॉपिक थे ना, और चैप्टर 10 तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 9 को अगर देखें कि चैप्टर 9 में हम लोग कहाँ पे थे। चैप्टर 9 के अंदर हम जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं तो वो प्रोपोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग इनफ काइनेटिक एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जिसकी वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हाई टेम्परेचर के ऊपर बढ़ जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। यहाँ इन्होंने एक रिएक्शन को 2 टेम्परेचर पे कराया, एक T1 टेम्परेचर जो ब्लैक है और एक T2 है जो कि ये सियान कलर का है टेम्परेचर। तो ये एक्स एक्सिस पर एनर्जी है और वाई एक्सिस के ऊपर मॉलिक्यूल्स का प्रोपोर्ट पार्टिकल्स विद द इनफ काइनेटिक एनर्जी, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लो टेम्परेचर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल कहाँ से पढ़ना है? मॉलिक्यूल आपने पढ़ना है कहाँ से पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पर कितने मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है कि वो रिएक्ट कर सकें? ये देखें, एक्स वाई एक्सिस से पढ़ लेंगे, इतने मॉलिक्यूल हैं कि जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप हाई टेम्परेचर पर इसी रिएक्शन को कराते हैं तो अब इतने मॉलिक्यूल्स हैं वाई एक्सिस पर, देखें आप, यानी अब यहाँ से लेके यहाँ तक इतने सारे मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो रिएक्ट कर सकें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इनफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई टेम्परेचर पर बढ़ जाती है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये आर्हीनियस इक्वेशन है, जो इसकी हेल्प से हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी को भी हम आगे चल के डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये रेट कांस्टेंट है हर रिएक्शन का, जो रेट इक्वेशन होती है उसमें के आ रहा होता है, वो के क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। और ये आर्हीनियस कांस्टेंट है,
ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। अच्छा अब देखें ये अब हमारे पास एक आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है ना वो क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। अब देखें बेसिकली अब हम आ रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, ये हमारे पास ये जो लेवल है ना ये रिएक्टेंट्स का, यानी रिएक्टेंट्स के पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती है ना। तो रिएक्टेंट्स के अंदर कितनी एनर्जी है, अब आप ये वाई एक्सिस से पढ़ लें कि रिएक्टेंट्स के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट्स के पास ऑलरेडी मौजूद है। जो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एनर्जी जो है ना ये रिएक्टेंट्स के पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, जो मैंने अभी रेड से शो की। लेकिन अब ये रिएक्टेंट्स खुद ब खुद प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि क्या करना होता है, हमने हमने इन रिएक्टेंट्स को एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। अब इस रिएक्टेंट को मैं इतनी एनर्जी दूंगा, इस रिएक्टेंट को मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी एनर्जी में प्रोवाइड करता हूँ। सॉरी, ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक रेड वाले कर्व को देखें, समझ जाए कि जो नीचे वाला कर्व है अभी ये है, अभी ये है ही नहीं, समझ में। तो रिएक्टेंट्स को मुझे इतनी एनर्जी जो मैंने येलो फॉर्म में लिखी इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, तब कहीं जाके ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो अब ये वाली जो येलो एनर्जी है ना ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है कि इट इज द एनर्जी विच मस्ट बी गिवन टू द रिएक्टेंट्स so that they may start converting into product. ठीक है, and activation energy is the energy which must be given to the reactant so that they may start converting into product. तो ये हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी तब कहीं जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बता दी एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपने देखें कि ये ग्राफ हमें, अब इसमें एक नीचे वाला कर्व आ रहा है। ये नीचे वाला कर्व क्या है, इसके अंदर भी अगर आप गौर करें तो ये रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में, लेकिन ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाला जो ग्राफ है ना इसकी अगर आप गौर करें ना तो ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी जो ये एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कम है। ये ग्रीन वाली जो एनर्जी है वो नीचे वाली, ये कैटलिस्ट डालने के बाद ये हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम आ गई। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक रिएक्शन को आसान कर देता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देता है। अब हमें थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो व्हाट आर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट आर द कंपाउंड्स व्हिच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। ज्यादातर कैटलिस्ट क्या होते हैं कि दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एज अ रिजल्ट द रिएक्शन इज ईज्ड, रिएक्शन आसान हो जाता है, इसलिए कि वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। अब हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि हमारी बॉडी के अंदर तो हर वक्त बेतहाशा रिएक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है ना, यानी आप इससे अंदाजा लगा लेंगे ना कि अगर अल्लाह ना करे कोई गला ही दबा दे, तो गला दबा के उससे कोई 1 घंटे नहीं बैठना पड़ेगा आपका, अल्लाह ना करे, वो तो 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर डेथ हो जाएगी। तो क्या हुआ, 2-3 मिनट के लिए वो जो रिएक्शन था जिसने ऑक्सीजन ने आगे जाके आप पर रिएक्ट करना था वो रिएक्शन स्टॉप हो गया। अब वो रिएक्शन स्टॉप हो गया, डेथ हो गई। तो इससे आप अंदाज लगा लें हर सेकंड में बॉडी के अंदर बेतहाशा रिएक्शन हो रहे होते हैं और उनकी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंस हो रही होती है। ठीक है, तो जो है ना बड़े सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं, लेकिन ये भी आपने सुना होगा कि ये जितने सारे रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, यही रिएक्शन अगर बॉडी के बाहर करा जाए तो इनके लिए हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन बॉडी के अंदर यही रिएक्शन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है। किस वजह से हो जाते हैं, इसलिए कि बॉडी के अंदर कई सारे कैटलिस्ट अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं जो कि इन रिएक्शंस को आसान कर रहे होते हैं।
और वो जो कैटलिस्ट है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बायो कैटलिस्ट। और वो बायो कैटलिस्ट क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो ये बेसिकली एक होता है कैटलिस्ट का काम होता है कि क्या काम होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी अनकैटलाइज्ड की येलो वाली, और अब कैटलाइज होने के बाद क्या आ गई? ग्रीन वाली। तो ये बहुत कम है, आप देखिए। अच्छा, अब देखें एक बात जो है ना, वो हम अगले चैप्टर में भी, चैप्टर नंबर 11 में भी पढ़ेंगे। वैसे तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आपको ये याद होना चाहिए कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के मुकाबले में प्रोडक्ट लोअर एनर्जी लेवल पर हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स हायर एनर्जी लेवल पर हो, प्रोडक्ट्स लोअर एनर्जी लेवल पर, तो वो कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी ये ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जिसमें जो रिएक्टेंट है वो एनर्जी, हीट एनर्जी लूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब अगर आप गौर करें ना, तो इनको तो वैसी एनर्जी लूज करके नीचे जाना था। आमतौर पर तो चीज हाई से लो की तरफ खुद ब खुद चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। ये भी तो देखो हो सकता था कि ये भी तो हो सकता था कि ये यहाँ से एनर्जी यहाँ से एनर्जी लूज करके खुद ही नीचे चले जाते हैं, ऊपर से तो नीचे ही आना है ना। लेकिन नहीं होता ये, इसको रिएक्टेंट खुद ब खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, पहले हमको उनको एक्साइट करना पड़ता है, पहले ये एनर्जी बैरियर से गुजारना पड़ेगा, फिर कहीं जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और ये बेसिकली कहीं कहीं तो ये हमारे लिए एक मुसीबत है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो कई सारे रिएक्शन खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो तेल के कुएं हैं ना, उनमें सब में खुद ब खुद आग लग जाती। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप पेट्रोल के मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल भरवा के ला, खुद ब खुद भग से उसमें आग लग गई। ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको उसको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप। वो ड्रॉप भी पता नहीं कितना छोटा होता है जो कार्बोरेटर में जा रहा होता है। तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है इंजन के अंदर, फिर वहां जाके आप उसको एक्साइट करते हैं, प्लग जो होता है उसको आग लगाता है, एक्साइट करता है, जैसे हम माचिस की तीली दिखाते हैं ना, वैसे प्लग उसको इग्नाइट कर रहा होता है। तो आप उसको अपनी चॉइस के ऊपर उसको एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, उस प्रोसेस एक्साइट करते हैं, फिर जाके रिएक्शन स्टार्ट। इतना जबरदस्त कंट्रोल अल्लाह ने आपके हाथ में दिया, वरना तो सारी चीजें खुद ब खुद जल बूझ के खुद ही खत्म हो जाती हैं, हमें कैसे एनर्जी मिलती है? अल्लाह ताला ने हर रिएक्शन के लिए एक एनर्जी बैरियर रख दिया है कि नहीं, खुद ब खुद नहीं होगा, तो ये आप इसको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करेगा तो ये होगा। कहीं कहीं एनर्जी बैरियर बहुत कम है, आप देखते हैं ना कि कहीं कहीं जंगलों में आग लग जाती है, इतना हाई टेम्परेचर होता है, तो वो प्लांट से जो गैसेस निकल रही होती हैं वो उनका ऑटो इग्नाइट टेम्परेचर आ जाता है, तो वो खुद ब खुद जल पड़ती है। लेकिन ऐसा बहुत बहुत कभी कभार होता है, वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखा देता है कि मैं हूँ, मतलब खैर खुदा तो है लेकिन हमको एहसास नहीं होता, एक अलग बात है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में अगर हम दोबारा रिपीट करें, व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which changes the activation energy। और दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कोई कम कर देता है जैसे यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। और कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो बढ़ा देते हैं, तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है, वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं रिएक्शन को स्लो डाउन भी करना होता है। अच्छा, अब देखेंगे, हमने कैटलिस्ट आपको बताया, कैटलिस्ट के बाद जो है ना हमारे पास है a substance which accelerates the chemical reaction but remain unchanged at the end of a reaction is called a catalyst। तो कैटलिस्ट केमिकली कंज्यूम नहीं होता, वो रिकवर हो जाता है। ठीक है, a catalyst provides a new mechanism for the reaction with low activation energy, thus increase the rate of reaction। अच्छा देखिए, एक चीज रह गई, एक्टिवेशन एनर्जी हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी में हमने ये देखा कि रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ग्रीन में इतनी एनर्जी पहले से थी।
ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इतनी एनर्जी पहले से दी, फिर आपने क्या किया, इसको रिएक्टेंट्स को आपने इतनी एनर्जी आपने और दी, तब कहीं जाके रिएक्शन स्टार्ट हो। तो अब यहाँ तो ये वाली जो एक्टिवेशन रेड वाली जो है वो कौन सी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखें कि अब अगर हम देखें ना कि इस वक्त टोटल एनर्जी कितनी हो गई, तो टोटल एनर्जी जिस वक्त रिएक्टेंट की है ना वो हो चुकी है यहाँ इतनी बढ़ चुकी है। ये जो टोटल एनर्जी है ना ये कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है कि जो ऑलरेडी एनर्जी इनके पास थी उसमें आप एक्टिवेशन एनर्जी ऐड कर लें, तो फिर आपके पास जो एनर्जी आएगी वो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है ना वो हर मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, तब कहीं जाके वो रिएक्शन करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये बताइए कि आप लोगों में से किसी को अभी तक जितना पढ़ा है इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग उससे कर सकते हैं। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, जिन लोगों का कोई टॉपिक्स रह गए हो मैं इंशाल्लाह कराऊंगा। ठीक है जी, एनीबॉडी, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, अब देखें और उसके बाद जो है ना वो हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखें हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखें बेसिकली a substance accelerate a chemical reaction but remain unchanged. A catalyst provides a new, अच्छा इसके बाद catalyst which increases the rate of reaction is termed as positive catalyst। ये भी हमने बात कर चुके हैं। देखिए इसके बाद बायो कैटलिस्ट होते हैं जिनको हम एंजाइम कहते हैं। बायो कैटलिस्ट या एंजाइम क्या कर रहा होता है, वो बहुत सारे रिएक्शन करा रहा होता है। अब उस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। जैसे ये एंजाइम है और ये कोई सबस्ट्रेट ए और सबस्ट्रेट बी है, ये रिएक्टेंट्स है। ठीक है, ये क्या करते हैं, पहले एंजाइम से जाके बाइंड कर जाते हैं, फिर एंजाइम क्या करता है, एंजाइम के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करता है, जो भी उसको टास्क नेचर ने दिया हुआ है, तो वो टास्क परफॉर्म करके वो क्या करता है कि वो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट ने बाइंड किया और एक कॉम्प्लेक्स बना जिसको ईआर कहते हैं। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट हमें मिल जाती है। तो ये एंजाइम्स आर टर्म्ड एज बायोकैटलिस्ट। दे रेगुलेट द केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंजाइम इज स्पेशलाइज्ड प्रोटीन इन नेचर होते हैं एंजाइम्स। ईच कैटलाइज द स्पेसिफिक रिएक्शन। कई सारे एंजाइम बॉडी के अंदर है, और क्यों है, इसलिए बॉडी के अंदर कई सारे जो है वो रिएक्शन हो रहे होते हैं। bonds are formed as a result of effective collision of the particle, effective collision। अच्छा, इफेक्टिव कोलिजन हमने आपसे पहले भी बात की थी कोलिजन थ्योरी में कि इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है। कि इफेक्टिव कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है कि जिसमें मॉलिक्यूल इतनी ताकत से, इतनी फोर्स, इतनी एनर्जी से आपस में टकराएं कि ओल्डर बॉन्ड ब्रेक हो जाए, फिर उसके बाद नया बॉन्ड बन जाए। इफेक्टिव कोलिजन जो है ना उसके अंदर इनफ एनर्जी होनी चाहिए और ओरिएंटेशन भी इनफ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर जैसे हम लेते हैं ना कि अगर एक का कैटाइन दूसरे के एनाइन से जाके मिलता है, लेकिन अगर टकराव ही कोलिजन ही ऐसा हो गया कि कैटाइन से कैटाइन टकरा गया, तो फिर क्या होगा, बाउंस बैक कर जाएंगे, रिएक्शन ही नहीं होगा।
तो जरूरी है रिएक्शन के लिए कि एक मॉलिक्यूल का कैटाइन दूसरे के एनाइन से टकराए, या एक मॉलिक्यूल की जो पार्शियल पॉजिटिव साइट है वो दूसरे मॉलिक्यूल की पार्शियल नेगेटिव साइड से जाके टकराए। और अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव टकराएंगे तो जाहिर है कि बाउंस बैक करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ओरिएंटेशन का होना भी जरूरी है, ठीक है। The minimum amount of energy in addition to the average kinetic energy needed for effective collision is called activation energy. Greater the activation energy, lesser will be the rate of reaction and vice versa. जितनी activation energy ज़्यादा होती है उतना reaction slow होता है। अभी उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी की एग्जाम्पल दी थी कि ये पहाड़ से तरफ ऐसे ही नहीं गिरेगा, इसको एक्साइट करके ऊपर ले आना पड़ेगा, फिर कहीं जाके नीचे आएगा ये। इसी तरह रिएक्टेंट्स के साथ होता है कि अगर वो रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट लोअर एनर्जी की है तो भी खुद ब खुद नहीं होते, बल्कि एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, फिर कहीं जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। अब ये देखें, उन्होंने एक इफेक्टिव कोलिजन की एग्जांपल दी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ओजोन अगर आपस में टकराएंगे तो ये ऑक्सीजन का ये अगर ये इस तरह का कोलिजन होगा ना, तो इससे क्या होगा कि इससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दूसरा कोलिजन, दूसरा क्या हो सकता है कि अगर ये कोलिजन हो गया ना तो ये कोलिजन तो बेकार है, इसलिए कि आप देखेंगे इसमें तो प्रोडक्ट बनेगी नहीं, ठीक है। तो ये इनइफेक्टिव कोलिजन है, ये जैसे टकराएंगे वैसे ही बाउंस बैक कर लेंगे। और ये भी है कि एनर्जी भी काफ़ी होनी चाहिए। और यहाँ पे देख लें कि इस वाले इस केस के अंदर क्या हुआ कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ओजोन से टकराया, और लेकिन यहाँ पे देखें अब ये इसमें एनर्जी तो काफ़ी थी, इसमें क्या है, ओरिएंटेशन तो इसकी सही थी लेकिन एनर्जी कम थी। एनर्जी कम होने की वजह से क्या होगा कि ऐसी बाउंस बैक करे। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन भी सही है और एनर्जी भी सही है। यहाँ ओरिएंटेशन तो सही है लेकिन एनर्जी सही नहीं है, एनर्जी कम है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ ओरिएंटेशन ही सही नहीं है। तो ये आपको 3 एग्जाम्पल्स देके बताया गया कि एक परफेक्ट जो है वो ओरिएंटेशन होती है, तब कहीं जाके रिएक्शन होता है। इसके बाद देखें, ये हमने रिएक्शन आपको करा दिए हमने। ये चैप्टर 9 आपका एंड हुआ है, और इसमें आप लोगों को कोई बात अगर आपने पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल से इंशाल्लाह हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 का बिगिनिंग से। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? यू कैन टर्न ऑन योर माइक। जी सर हमारे कुछ सेल्फ चेक्स रह गए हैं इस यूनिट के। कौन से? मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा। ओके सर। यस, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? तो आप मुझे बता दीजिएगा। कल से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 जो है ना वो बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 10 में जो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है वो आपका होमवर्क है, यानी कि सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन होता है, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, और टाइप्स ऑफ वगैरह। ये बिल्कुल एग्जैक्टली आप 9 से पढ़ के आए हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो ये आप लोगों का रीडिंग होमवर्क है, आप सबका, आप इसको खुद पढ़िएगा। हाँ, हम जो है ना उसको दूसरी चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट करेंगे कल से इंशाल्लाह। That's all for today. Inshallah, meet you tomorrow. आज तो मैं हम कॉलेज में बोलते हैं चैप्टर 10 के कुछ टॉपिक्स रहते हैं ना। चैप्टर 10 तो मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा ना कल। ओके सर। ठीक है। सर और इसी यूनिट में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। हाँ, मैं देख लेता हूँ उसको, मैं देख लूँगा। ठीक है।